StudyPlexity IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस। मेरा नाम है धीरज एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन द यूपीएससी सेगमेंट ऑफ स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस। आज के इस क्लास में हम डिकोड करेंगे इन सभी सब्जेक्ट को, वो भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यानी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है, हर साल मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जिसमें से माना जाता है कि यूपीएससी की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जो होती है वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके लिए हर साल लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं और वो भी बहुत मेहनत से। आज का ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट्स, उन सभी मेहनती एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो आज के डेट में या तो तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में तैयारी करने का सोच रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन जो भी हमें देख रहे हैं उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अंडर ग्रेजुएट होंगे, जो किसी 2-4 साल के बाद या 2-3 साल के बाद इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले होंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले होंगे 2026 में पहली बार, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके होंगे और अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो स्कीम है, उसको ध्यान से समझें। इसलिए मैंने इस पूरे क्लास को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिसको मैं कवर करने वाला हूं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कि किस तरीके से यूपीएससी ने इन सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिजाइन कर रखा है, क्योंकि सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट सिलेबस को डिटेलिंग में समझे हुए एक एस्पिरेंट इस एग्जाम को टारगेट ही नहीं कर पाएगा या उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे, जब सिलेबस समझ में आ जाएगा तो हम तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने का तरीका क्या है। उसके लिए हमें समझना होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू के सेगमेंट में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस समझ में आएगा तभी उसको क्रैक करने की स्ट्रैटेजी एक एस्पिरेंट अच्छे तरीके से बना पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं इस पूरे सिटाडेल को। सिटाडेल जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, जब इस सिटाडेल को यानी दुर्ग को एक अभ्यर्थी यानी एक एस्पिरेंट तोड़ देगा तो वो भारत के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। तो आइए एक एक करके डिस्ट्रक्ट करते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं सिटाडेल को। सबसे पहले सेगमेंट में है कि यूपीएससी का बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। बहुत सभी एस्पिरेंट्स ये जानते भी होंगे कि यूपीएससी किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करती है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये नहीं जानते होंगे। सभी के लिए है कि यूपीएससी मेनली जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है उसे 3 स्टेजेस में कंडक्ट करता है। पहली स्टेज में होती है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे हम पीटी भी बोलते हैं। दूसरे स्टेज में होता है रिटन टेस्ट, जिसे हम मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं। और तीसरे में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। प्रीलिम का एग्जामिनेशन, जब इस एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली हर साल 10 लाख 12 लाख एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं, एग्जाम्स में बैठते हैं। इस एग्जाम को जब क्वालिफाई कर लिया जाता है, क्रैक कर लिया जाता है, जो एस्पिरेंट्स अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट 5 साल का ट्रेंड है उसमें से माना जाए तो ये एग्जाम जो होती है वो 200 मार्क्स की होती है। 200 मार्क्स में 5 सालों में जो एक एवरेज कट ऑफ देखा गया है वो है 85 मार्क्स का, 80 to 85 मार्क्स का। जो भी एस्पिरेंट 80 to 85 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं वो क्वालिफाइड हो जाते हैं मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम में कुल मिलाकर के टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 7 पेपर के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। उस 7 पेपर के मार्क्स के आधार पर जो कट ऑफ आती है उसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी वो क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए। और फाइनली जब मेरिट लिस्ट बनती है तो रिटन एग्जामिनेशन यानी मेंस एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स उस एस्पिरेंट ने स्कोर करे हैं
और जितने इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर करे हैं इन दोनों को कंबाइंड करके एक मेरिट लिस्ट बनती है और वही होता है फाइनल कट ऑफ। और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पे सर्विसेज एलोकेट किया जाता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एलाइड सर्विसेज, कस्टम सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन की। देखिए पीटी का एग्जामिनेशन जो अभी जो रिसेंट ट्रेंड है वो मई में होता है, पहले ये अगस्त में होता था, अब ये मई में होने लगा है। प्रीलिम एग्जामिनेशन में मेनली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को कहा जाता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जो 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 जिसे कहा जाता है सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 200 मार्क्स के होते हैं, बट एक डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में क्योंकि ये जरूरी है। पेपर 2 जो है वो एक क्वालिफाइंग है पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने, ये भी 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में से 33% मार्क्स स्कोर करने यानी 66 नंबर मिनिमम। 66% मार्क्स जितने भी एस्पिरेंट पेपर 2 में स्कोर कर लेते हैं उन्हीं का पेपर 1 चेक होगा। उसके बाद इस जो पर्टिकुलर एग्जाम में आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से उसके मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन के कट ऑफ में। इसमें क्वालिफाई हो गए देन ये पेपर चेक होगा। जबकि एग्जाम जब होता है तो पहले पेपर ये होता है फिर पेपर ये होता है, मतलब एक ही दिन होता है पेपर। सबसे पहले पेपर 1 होता है फिर पेपर 2 होता है, लेकिन चेक पहले ये होता है। ये जब चेक हो जाएगा तभी जितने भी लोग क्वालिफाई कर गए हैं, 66 मार्क्स से ऊपर है, 66 मार्क्स से ऊपर है, उनकी कॉपी पेपर 1 चेक करी जाती है। 200 मार्क्स में जितने भी एस्पिरेंट्स शामिल हो रहे हैं उसमें से कट ऑफ बनता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लास्ट 5 सालों का ट्रेंड है। 85 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाते हैं। जो लोग 85 मार्क्स से स्कोर, और सिर्फ पेपर 1 का मार्क्स इंक्लूड होता है क्वालिफाइंग मेंस के लिए, क्वालिफिकेशन लिस्ट बनाने के लिए। जो भी 200 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स स्कोर कर गए, मान लेते हैं कि अगर जिन्होंने 90 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर लिया है, जो भी कट ऑफ होगा हर साल का बदलता रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, बट जो एवरेज है वो 85 टू 90 के आसपास है। जो क्वालिफाई कर जाएंगे उन सभी एस्पिरेंट्स को मौका मिलेगा पेपर यानी मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का। ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्क होता है जो 1/3 होता है, कि अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं प्रीलिम के, और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूरे के पूरे पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मेंस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि टोटल 9 पेपर्स होते हैं, लेकिन 9 पेपर्स में भी 2 टाइप से पेपर डिवाइडेड है। पहले में 2 क्वालिफाइंग पेपर है, उसके बाद ये 7 पेपर है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये है कि 300 मार्क्स के ये एग्जाम में पूछा जाएगा एंड 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ये इसमें आप जितना भी स्कोर कर रहे हैं इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में या फिर इंटरव्यू के लिए भी इंक्लूड नहीं होता है। इसमें 33%, इन दोनों पेपर में 33% मार्क्स जब आपके स्कोर हो जाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर है, तभी जाकर के ये पेपर जो है 7 पेपर चेक होगा किसी का भी। अगर वो यहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं ये पेपर चेक नहीं होगा। ये 7 पेपर है, हर एक पेपर 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। सबसे पहला पेपर है जिसे हम पेपर 1 कहते हैं, दैट इज एसे। GS1 को पेपर 2 कहा जाता है टेक्निकली। GS1, GS2, GS3 एंड GS4 टोटल 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, तो और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। कुल मिलाकर के 7 पेपर, 250 मार्क्स ईच पेपर। इसी 250 मार्क्स का जो कल्मिनेशन है वो टोटल हो गए 7 पेपर का 1750, 1750 मार्क्स। इस 1750 मार्क्स में जो कट ऑफ बनती है उन्हीं सारे कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है कि वो आकर के इंटरव्यू में अटेम्प्ट करें, जो अप्रॉक्सीमेटली 4000-5000 के आसपास एस्पिरेंट जो होते हैं वो इंटरव्यू में के लिए क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए होता है दैट इज
2025 मार्क्स। इस 2025 मार्क्स में जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसी के आधार पे रैंकिंग बनेगी और उसी रैंकिंग के आधार पर सर्विसेज एलोकेट किए जाएंगे एस्पिरेंट्स को। तो ये है मेनली यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट मैं कवर कराने वाला हूं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। इंडियन पॉलिटी क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है इंडियन पॉलिटी? बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है पर्सनली कि भारत देश के हर एक सिटीजन को या हर एक इंसान को इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की समझ होनी चाहिए। क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ के हर डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहा होता है, डे टू डे एक्टिविटीज को। और इसकी समझ अगर एक डिटेल्ड समझ नहीं है तो उसकी वजह से देश में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें उसी वे में डिफाइंड होती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देश का हर एक नागरिक इंडियन पॉलिटी को ध्यान से समझे, जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो भी। मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी जनता को यानी पब्लिक को नागरिक यानी सिटीजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। उदाहरण से समझाता हूं आपको। अगर एक पब्लिक की बात करें तो जब कभी भी मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आज के डेट में हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब एक आम आदमी नरेंद्र मोदी जी को देखता है तो एक कंफ्यूजन की तरफ से देखता है। जो पब्लिक होती है उन्हें ऐसा लगता है बीजेपी का लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द बीजेपी। फिर ये कहने सुनने की बातों में कहता भी है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। लेकिन एक आम पब्लिक इन दोनों को मर्ज कर देता है। उसे लगता है नरेंद्र मोदी इज अ बीजेपी लीडर एज वेल एज द प्रधानमंत्री, ठीक है, और दोनों इंटरचेंजेबल तरीके से उसे देखने की कोशिश करता है। वहीं एक सिटीजन को पता होता है कि नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री, वो एक चेयर है जिस पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। when a citizen used to say the prime minister of India, that is Indian polity. लेकिन when a public say या anyone say that he is a Narendra Modi, the leader of BJP, so that means that is politics. That is not a part of Indian polity. Polity का part तो है, लेकिन that is a part of politics rather than polity. जब एक सिटीजन को यह बात समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी और एनीवन सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर हिज एक्टिविटीज फॉर दिस नेशन टू द पब्लिक, इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, टू द पार्लियामेंट। बट जब एक जनता ये देखता है कि अच्छा ये हमारी पार्टी का लीडर है, जिस पार्टी को हम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो ये भूल जाता है कि ही इज प्राइम मिनिस्टर एज वेल, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है बहुत सारी चीजों में। सो दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी पब्लिक को यानी पीपल ऑफ इंडिया को सिटीजन ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो पॉलिटिकली अवेयर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर है, जिसे अपने राइट्स पता है, जिसे सरकार की लिमिटेशंस पता है। दिस इज इंडियन पॉलिटी। अब ये डे टू डे लाइफ में क्यों अफेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, लाइट चली जाए नाउ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि लाइट क्यों चली जा रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो ये क्रिटिसाइज करेंगे
कि गवर्नमेंट लाइट नहीं दे रही है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन जो सिटीजन या जो एस्पिरेंट इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा, उसे पता होगा कि उसे किसे क्रिटिसाइज करना है या किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर चीज किस सरकार के अंदर आती है और किस सरकार के अंदर नहीं आती है। जैसे दिल्ली में कभी भी कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाती है तो भारत देश की आधी से ज्यादा जनता दिल्ली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाती है। जो लोग पॉलिटी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये फर्क होता है। लाइट है या नहीं, या लाइट कैसे आएगी, कितने प्राइस पे आएगी, ये सब डिसाइड होता है पब्लिक पॉलिसी के अंदर, जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। आप सरकार चुनते हैं, आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक पॉलिसी बनाए, पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनाए। उस पॉलिसी में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की पॉलिसी हो, सड़कों की पॉलिसी हो, हर चीज की पॉलिसी है, इलेक्शंस की पॉलिसी है। तो एक एक चीज को डिटेलिंग में समझने जो एस्पिरेंट समझ में आता है, जिन्हें समझ जाते हैं, जो लोग समझ जाते हैं, वो इंडियन पॉलिटी पढ़ करके एक सिटीजन बनते हैं। नागरिकता एक डॉक्यूमेंट लेने से आप नागरिकता आपको सरकार के द्वारा मिल गई है, लेकिन आप सही मायने में नागरिक तब बनते हैं जब आपको भारत देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पूरी संविधान है, इसको आप जब समझते हैं तब जाकर के एक कोई भी व्यक्ति एक साउंड सिटीजन, आप कह सकते हैं एक अवेयर सिटीजन, या इन अ रियल टर्म्स एक सिटीजन बनता है। अदरवाइज वो एक पब्लिक होता है जो वोट करता है, जो सरकार बनाता है, बट उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराना है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, या अकाउंटेबिलिटी के लिए उनसे सवाल पूछने हैं। तो ये काम सिटीजन का होता है, ये काम अपोजिशन का होता है। अपोजिशन सिर्फ एक पार्टी नहीं होती है, अपोजिशन एक सिटीजन भी होता है जो पॉलिटिकली अवेयर है। जब कभी भी आप यूपीएससी के तैयारी करने आते हैं तो इंडियन पॉलिटी आप समझते हैं, उसी वे में आप आंसर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसके आंसर्स लिखते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डे टू डे जो भी लॉज हैं या सिचुएशंस है, उसके आधार पे आप उसे पॉलिटिकली साउंड हो करके आंसर लिखते हैं, या पैनल में वो आंसर आप प्रेजेंट करते हैं पैनलिस्ट के सामने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भारत देश के हर एक नागरिक की यह जिम्मेदारी है, हर एक पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस की एक समझ रहनी चाहिए, तभी जाकर के वो अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, या और भी जो लोग हैं समाज में, उनको सही मायने में अवेयर कर सके पॉलिटिकली। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसलिए इट्स नॉट अबाउट द ओनली फॉर द एस्पिरेंट, सो दिस इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी शासन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक घर है, घर पे भी शासन होता है, शासन व्यवस्था होती है। मान लेते हैं कि पॉलिटी क्यों जरूरी है डे टू डे लाइफ में। अगर एक सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे या आप सबको क्लियर नहीं होगा तो वो घर कैसे चलेगा। मान लेते हैं कि घर में सभी की डिमांड आ गई कि ये बनेगा, वो बनेगा, ये खाना बनना चाहिए। अब एग्जैक्टली क्या बनेगा, गैस एक ही है, चूल्हा एक ही है, टाइम भी लिमिटेड है, उसमें सभी लोगों अलग अलग तरीके की चीज चाहते हैं, बनाने वाला डिफाइंड नहीं है, तो सब पूरे कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर घर की जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा सी जाएगी। किसी एक छोटे से घर की शासन व्यवस्था के लिए भी गवर्नेंस जरूरी होती है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खाने बनाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी गई है तो वो उस पर्टिकुलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल है। अगर वो काम नहीं करता है तो वो सामने बाकी के जो भी मेंबर्स हैं उसकी प्रति वो जवाबदेही रखता है। इन अ सिमिलर वे जब एक बड़े देश की बात होती है तो उसकी भी अपनी एक शासन व्यवस्था होती है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उससे भी ब्लॉक लेवल पे, हर एक की अपनी एक शासन व्यवस्था है। और हर एक शासन व्यवस्था,
हर एक व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा होता है, हर एक पब्लिक को अफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड बनवाना है, तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा। वो एक शासन का तंत्र है, अगर वो शासन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो एक दिन का काम 5 दिनों में होगा, और अगर वो 5 दिन में भी नहीं हुआ तो हु इज अकाउंटेबल एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो हर एक सिटीजन को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और जब आप इन सभी चीजों को समझते हैं तब जाकर के आप एक वेल अवेयर सिटीजन बनते हैं। इसलिए सो दिस इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पर्पस ये है, और इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर समझ ये है कि हम पब्लिक पॉलिसीज के बारे में जानें, हम अपने संविधान के बारे में जानें, हम गवर्नेंस के पिलर्स के बारे में जानें, ये सारी चीज़ों को हम डिटेलिंग्स में समझें, किस कैसे सरकार काम करती है, कैसे लॉज बनाती है, किस तरीके से हमारा देश चल रहा होता है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। इंडियन पॉलिटी, अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करें तो जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो सबसे पहले ध्यान से इस सिलेबस को समझें। सिलेबस काफी डिटेलिंग में है, तो इस पर्टिकुलर पिक्चर्स फॉन्ट छोटा होगा, मगर फिर भी आपको एक क्लियर कट चीजें समझ में आएगी कि पूरे सिलेबस में एग्जैक्टली क्या है। मैंने आपको बताया कि यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम पहले कंडक्ट करती है, फिर मेंस एग्जामिनेशन, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, और इन तीनों एग्जाम में इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इन सभी का इक्वल वेटेज है, इक्वली आप कह सकते हैं कि इक्वल वेटेज है, इक्वल उसका कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पहुंचिएगा इंटरव्यू के पैनल पे, ये बहुत रेयर सा इंस्टेंस होगा कि इंडियन पॉलिटी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, मेडिकल कर रखी है, लेकिन ऐसा टेक्निकली देखा जाता है कि इंडियन पॉलिटी के प्रश्न या इंडियन पॉलिसीज या गवर्नमेंट या सरकार या शासन या सोसाइटी, इससे क्वेश्चंस हमेशा इंटरव्यू पे रहते ही हैं। तो हर एक एग्जाम के स्टेजेस पे इंडियन पॉलिटी का अपना एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर आप पीटी की बात करें, प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें, तो मेनली जो सिलेबस है, मैं ओरिजिनल सिलेबस भी मैंने लगा रखा है, सेम चीज की इन्फोग्राफिक है ये। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पेपर 1 में अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स एंड इशू, यानी संविधान, हमारा राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है, पंचायती राज कैसे काम करता है, हमारी पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, हमारे अधिकार क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, ये पीटी 1 का क्वेश्चन है। प्रीलिम के एग्जामिनेशन में अब ये 5 ब्रॉड स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं समझ में आएगा कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक हमेशा एक सबसे बेहतर अप्रोच होता है प्रीलिम एग्जामिनेशन में पॉलिटी के सेगमेंट को समझने के लिए कि आप हमेशा मेंस के सिलेबस को देखिए, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में है, और मेंस का सिलेबस प्रीलिम के सिलेबस से अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो जब आप इंडियन पॉलिटी का मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या पढ़ना है, पंचायती राज के अंदर क्या पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या पढ़ना है, राइट्स और इश्यूज के अंदर क्या पढ़ना है। सो मेंस पे भी हमारे मेंस के भी सिलेबस पे आ रहे हैं जो डिटेल्ड वे में है। प्रीलिम के एग्जामिनेशन में ये जो हमारे सेगमेंट्स हैं पॉलिटी के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हर साल अगर आप 2013 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 2013 से लेकर के 2025 तक का प्रीलिम एग्जामिनेशन का पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, हर साल ऑन एन एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, 12 से 14 क्वेश्चन हर साल पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और पॉलिटी पे कमांड करना एक किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत सबसे इजी टास्क भी है, और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग फैक्टर भी है। रीजन इसका क्या है? एक्यूरेसी। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, बाकी सब्जेक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्टूडेंट को एक एज देता है टू स्कोर गुड मार्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं 85 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है और 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आ गए, तो टोटल 30 मार्क्स है।
आप समझिए कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 30 मार्क्स हैं तो एक खुद में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का प्रीलिम एग्जामिनेशन में। वहीं हम अगर बात करें, अब कंट्रीब्यूशन तो सभी सब्जेक्ट्स का है, लेकिन एक एज इसलिए है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, डायनेमिक भी आते हैं, तो ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि 10 से 12 क्वेश्चन उस एस्पिरेंट के सही जरूर होंगे, यानी एक्यूरेटली सही होंगे। इतना तो करके ऑन एन एवरेज एस्पिरेंट्स आते ही हैं। बस समझना क्या है, यहां आप रट के वो स्कोर नहीं कर सकते। और यही एक अच्छी बात भी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में एक सबसे बड़ा एज किसी एस्पिरेंट को यह मिलता है कि जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं आपने, तो आपके लिए क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाएगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे, क्वेश्चन में एलिमेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे, बट जो फाउंडेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, बट साइंस में अगर बात करें, साइंस में कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। सिमिलरली ये पॉलिटी में कॉन्सेप्ट सेम होने की वजह से एक्यूरेसी का जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा एस्पिरेंट को हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी को। 80 to 90% एक्यूरेटली करेक्ट बना करके आते हैं। अगर एक एस्पिरेंट को सारी चीजें मग्ड अप नहीं है, तब भी अगर उन्हें कॉन्सेप्ट की समझ है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें मग्ड अप करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं वो काफी ज्यादा इस सब्जेक्ट को रिलेटेबल महसूस भी करते हैं, क्योंकि उनके डे टू डे लाइफ से और जो भी न्यूज में चल रहा है या डे टू डे एक्टिविटीज में चल रहा है, उनसे वो कनेक्टेड भी फील करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ से एसोसिएटेड होता है, उनकी चीजों से एसोसिएटेड होता है। और एक जनरल अवेयरनेस के भी टर्म्स में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल वन नेशन वन इलेक्शन से अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम में, तो एक एस्पिरेंट को या एक एज अ सिटीजन को या एक नेशन में किसी भी पब्लिक को इस चीज की समझ थोड़ी बहुत होती है और इंटरेस्ट भी होता है। और उसके बारे में जब डिटेलिंग इंडियन पॉलिटी के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वन नेशन वन इलेक्शन के जो टॉपिक है, जो चल रहा है, जो भी हमारा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करी जा रही है, तो वो सभी चीज पॉसिबल हो पाता है जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट के ऊपर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हो जाता है, या आप लोग बहुत एज मिल जाता है कि एक एस्पिरेंट जब एग्जाम के हॉल में बैठा हुआ है वो 15 में से तो 12 क्वेश्चन सही करके आराम से आ जाएगा। और ये अगर ये 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, स्टूडेंट को प्रीलिम एग्जामिनेशन में काफी बड़ा लीप मिलता है, जिससे सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। फर्स्ट प्रीलिम जब जैसे ही क्रॉस होगा तो मेंस एग्जामिनेशन आएगा। मेंस एग्जामिनेशन में जो जीएस पेपर 2 है उसके अंदर इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा टॉपिक है। सिलेबस जो पेपर 2 का है वो इन्हीं 4 पिलर्स पे है, जिसको मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ आगे चल करके। ये देखिए 4 पिलर है: कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बाकी ये सब टॉपिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इस पे भी आ रहा है। ये छोटा फॉन्ट दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। गवर्नेंस पढ़ना है, गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में पढ़ना है, उनके साथ कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, चाइना के साथ कैसे संबंध है, बायलैटरल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग जो है, WTO हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF है, इन सब के साथ हमारी ग्रुपिंग्स कैसे है, ब्रिक्स नेशन के साथ कैसे है, सार्क के साथ कैसे हमारी इक्वेशंस है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। जो भी देश दुनिया में चीज़ें हो रही है, इंटरनेशनल में चीज़ें हो रही है, फॉर एग्जांपल ट्रंप की अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी इंडिया पे लगाई जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट भारत में क्या देखने को मिल रहा है, वेनेजुएला पे अटैक हो गया है, अमेरिका ने अभी कर दिया है, वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को कैप्चर कर लिया है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इंडिया के रिलेशंस वेनेजुएला के साथ और अमेरिका के साथ कितने बदलेंगे, ये सब चीज़ें हमें IR के अंदर पढ़नी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, इंडिया
के अंदर डायस्पोरा, जो वहाँ लोग इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए क्या है, या उस कंट्री में हमारे देश को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और मैंडेट्स क्या है, जो लॉज बनते हैं जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो सीज का हो या एनवायरनमेंट को हो या ट्रेडिंग की हो, हर चीज़ों के लॉ के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। सोशल जस्टिस, समाज और पॉलिटी, समाज की जो चीज़ें हैं वो पॉलिटी से बिल्कुल अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज महिलाओं पे आरक्षण की बात करी जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, जो बिल पास हुआ है, नारी वंदना बिल जो पास हुआ है हमारा, जिससे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को मिल जाएगा पंचायती राज की तरह, तो इसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी में ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिसी या कोई भी संविधान का संशोधन होता है या किसी भी तरीके की पॉलिसी सरकार बनाती है, उसका लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी में ही दिखता है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, आरक्षण की बात हो, या किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, या फिर सिटीजनशिप के में अमेंडमेंट की बात हो, सीएए का बात हो, एनआरसी की बात हो, उसका सभी चीजों का इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? समाज में। और जब समाज में दिखता है तो समाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ जस्टिस होना काफी ज्यादा जरूरी है। वेलफेयर स्कीम, सरकारें वेलफेयर स्कीम्स कैसे बनाती है, उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। वल्नरेबल सेक्शन जैसे ट्राइबल पीपल हो गए, लेप्रोसी से सफर करने वाले हो गए, माइनॉरिटीज कम्युनिटी हो गई है, इन सभी के लिए सरकारें कौन सी वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आ रही है उसके बारे में पढ़ना है। मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या काम हो रहा है, गरीबी पे काम क्या हो रहा है, हंगर इश्यूज पे क्या काम हो रहा है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। इन्हीं सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मेंस देख लिया हमने, पीटी देख लिया, ये है प्रीलिम एग्जामिनेशन। प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंदर पॉलिटी जो है वो 2 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये भी जीएस पेपर 2 जिसकी अभी हमने बात करी, जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल में क्या जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं उसका इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ रहा है, आम सिटीजन पे क्या असर पड़ रहा है। यहां से हमें नेशनल करंट अफेयर्स को यानी करंट इवेंट्स को इंटीग्रेट करना होगा इंडियन पॉलिटी के फाउंडेशन से, जो पिलर्स है हमारे, जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे, उससे क्वेश्चंस डायनेमिक आते हैं, वो आपको अभी जस्ट पता चलेगा, आप इसको देखिए। सो प्रीलिम के एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी डायनेमिक होते हैं। करंट इवेंट को जो पॉलिटी की फाउंडेशन है, कोर स्ट्रक्चर है, उससे एमलगेमेट करके, इंटीग्रेट करके, या फिर उसी के कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप करके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट है जहां से इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट आता है, उस पर मेजरली लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब्जेक्ट का नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर पे, स्टेट पे किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ना है, यानी लोकसभा, राज्यसभा एटसेट्रा, सरकारें कैसी काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस। पंचायती राज यानी थ्री टीयर यानी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। पंचायती राज गाँव में, विलेज एरियाज में, म्यूनसिपैलिटीज में पंचायती राज सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पब्लिक पॉलिसी, जो भारत की जनता के लिए कोई लॉज जो बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, वेलफेयर स्कीम बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और राइट्स, जो देश में लोग रह रहे हैं, जिसके लिए संविधान बना है, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको लेकर के, ये हमें पढ़ना है। इस पर्टिकुलर प्रीलिम एग्जामिनेशन के इस सेगमेंट से कुछ ज्यादा क्लियरली नहीं पता चलेगा कि डीपली इसके अंदर में क्या पढ़ना है। इसको समझने के लिए ये हिंदी में लगा हुआ है, हिंदी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समयिक घटनाएं, और 4th वन इज भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक प्रशासन यानी लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे और आदि, ये सभी पढ़ने हैं। दिस इज मेंस एग्जामिनेशन यानी दैट इज द चैम्बर्स ऑफ गवर्नेंस। और ये जो पार्ट है हमारा, इससे आप प्रीलिम और एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इसलिए सिलेबस बहुत जरूरी है। मैं सजेस्ट करता हूं हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप सभी हर एक अलग सब्जेक्ट की या इन टोटलिटी सिलेबस को अपने पास हैंडी रखिए। हर समय सिलेबस, जब आप घर पे पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं,
आपके पास सिलेबस एकदम होना चाहिए। कोई भी बुक उठा के पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर तक पढ़ रहे हैं, आपके पास सिलेबस की हैंडी कॉपी प्रिंट करके होना चाहिए। फोन में भी होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी, बहुत जरूरी है। कोई भी अगर करंट अफेयर में न्यूज आया या कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स उसमें पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे आ गया, SIR 2.0 पे अगर आपने न्यूज को देखा, आपको क्लियरली उसे लिंक करना है कि एग्जैक्टली पॉलिटी के सेगमेंट में, गवर्नेंस के सेगमेंट में वो पर्टिकुलर किस कंपोनेंट का हिस्सा है वो, और वहां से आप उसको लिंक कीजिएगा कि हाँ ये इस पर्टिकुलर टाइप कंपोनेंट का से वो क्वेश्चन लिंक होता है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कंपोनेंट से लिंक हो, एक से अधिक कंपोनेंट से भी लिंक होंगे, इवन एक से दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम विमेन की बात करते हैं, विमेन के राइट्स की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, पॉलिटी में भी काम आता है। तो आपके पास सिलेबस हैंडी होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक GS पेपर 2 से है या GS पेपर 3 से है, उसके किस कंपोनेंट जो है कंपोनेंट इससे मैच हो रहे हैं, ये आपको हैंडी रखना है अपनी पूरे तैयारी के दौरान, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। दिस इज माय रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला सेगमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के बारे में हमें पढ़ना है, और संविधान क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। जब फर्स्ट क्लास मैं लूंगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। लेकिन संविधान में मोटा मोटा एक सिंपल सी चीज समझाता हूं। संविधान, बहुत सब लोग जानते हैं कि संविधान है, संविधान है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वो संविधान एग्जैक्टली क्या पर्पस सर्व कर रहा है। अगर आप क्लास इवन 9 की और 10 की NCERT पढ़ेंगे, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही लेमन एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया है कि संविधान क्यों जरूरी है, और एग्जैक्टली संविधान के बारे में जानकारी भारत देश के हर एक सिटीजन, जो सिटीजन बन गया है या जो इस देश में पैदा हुआ है, उसको संविधान की समझ होनी तो पूरी पॉलिटी की समझ चाहिए, गवर्नेंस की, लेकिन संविधान की समझ तो बिल्कुल चाहिए। जिस संविधान की वजह से उन्हें अधिकार मिलते हैं, जिन संविधान की वजह से उन्हें सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिलती है, जिस संविधान की वजह से उन्हें लीगल राइट मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है वोट करने का, ये सभी चीजें जिस संविधान की वजह से उनकी डे टू डे लाइफ गवर्न होती है, ये जानना जरूरी ही नहीं, मैंडेटरी है। और ये बहुत दुखद है कि भारत देश में बहुत से लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत देश में बहुत कम ही असली मायने में नागरिक है, अदरवाइज वो जनता है। और ये जो सफर है जनता से नागरिक बनने का, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक जनता इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इन सभी चीजों को पढ़ेगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ेगा, तो तभी जाकर के एक फुल फ्लेजेड वो सिटीजन बनेगा, जिससे अपने देश का इतिहास पता है, ज्योग्राफी पता है, इकोनॉमिक्स पता है, सब कुछ पता है। बट विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट, पॉलिटी आपके डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है। हिस्ट्री पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, जानना है और समझना, और सही हिस्ट्री जानना है, वो भी जरूरी। इससे हमें समझ में आता है कि हाउ द थिंग्स चेंज्ड। बट इंडियन पॉलिसी आपकी डे टू डे लाइफ में, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये डे टू डे लाइफ में आपके जीवन को अफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसकी समझ होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट उतने ही है इक्विवेलेंटली, लेकिन इसकी समझ हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। सो संविधान के बारे में मैं बात कर रहा था। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं। NCERT की किताब में इसको समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि अगर मैम को क्लासरूम में एक मैम पढ़ा रही है और मैम को कुछ काम याद आ गया और वो बाहर चली गई, ठीक है, कुछ काम पड़ गया, जरूरी अर्जेंट था, प्रिंसिपल सर ने बुला लिया तो वो बाहर चली गई, और उन्होंने किसी को असाइन कर दिया कि जब तक मैं नहीं आ रही हूँ 10 मिनट के लिए इस पूरे क्लास को मॉनिटर करना है, चलाना है, समझाना है और अच्छे से रखना है, व्यवस्थित रखना है। और मान लीजिए कि उसमें बताया जाता है कि अगर मॉनिटर को पावर मिला
और उस पावर का वो एक्सरसाइज ये करने लगे कि किसी को भी जा करके मार दिया, किसी को भी जा करके कहीं से इधर से उधर बिठा दिया, किसी को भी कान पकड़ के खड़ा करा दिया या किसी को क्लास से बाहर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज वायलेट होती है, अधिकार। अब पावर तो मिला, सही चीज के लिए मिला, लेकिन वो मॉनिटर उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है जब, तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है। वो जिस पर्सनालिटी से बिलोंग करता है, जिस तरीके से उसकी समझ है, वो उस तरीके से वो अपने उस क्लास को रन करने की कोशिश करता है। और यहीं पे संविधान की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो लिखा हुआ है कि अगर मैम ये बता के जाती कि ये क्लास को इस तरीके से संभालना है, मॉनिटर के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन होते, तो मॉनिटर सिर्फ उसी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन की वजह से उस पर्टिकुलर क्लास को मॉनिटर करता, संभालता। अगर ये जो रूल्स और रेगुलेशन है सिर्फ मॉनिटर को नहीं पता होगा, ये सभी क्लास के स्टूडेंट को पता होगा कि उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जो मॉनिटर है वो हमें इस पर्टिकुलर क्लास को व्यवस्थित तरीके से चला रहा है या नहीं। ये एकदम लेमन सा एग्जांपल है। संविधान उसी रूल बुक का एक डॉक्यूमेंट है, एकदम सेक्रेट डॉक्यूमेंट आप जिसे बोल सकते हैं, पवित्र डॉक्यूमेंट, जिससे कोई देश पॉलिटिकली या आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या एथिकली चलता है। तो संविधान बहुत जरूरी है, इसलिए हर सिटीजन को संविधान समझना जरूरी है कि जिनको वो वोट करते हैं, जिनको वो चुनते हैं, और चुन करके जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको देश चलाना है, आपको राज्य चलाना है, वो क्या संवैधानिक तरीके से उसको चला रहे हैं या नहीं चला रहे, ये तभी एक सिटीजन समझ पाएगा या एक व्यक्ति समझ पाएगा जब उसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या संविधान के एक एक क्लॉजेस के बारे में क्लियर कट समझ है। और संविधान का समझ सिर्फ हो जाना भी एनफ नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लॉज हैं जो सरकारें बनाती है, उन सब चीजों की भी समझ टू द पॉइंट होना काफी ज्यादा जरूरी है। नॉट फॉर द ओनली एस्पिरेंट बट ईच फॉर एवरीवन। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। हमारा संविधान तो यूं ही नहीं आ गया, संविधान बना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से बना होगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट है उसमें बहुत सारे इतिहास की चीजें हैं, वो ऐड ऑन की होगी। आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हमें कॉलोनाइज किया, उन्होंने गवर्न किया हमारे देश के शासन प्रशासन को, और उसी की लीगेसी के कुछ हिस्सों को जो हमें लगा कि फिट बैठना चाहिए, उसको हमने आगे अपने संविधान के अंदर अडॉप्ट किया, एटसेट्रा। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जरूरी है समझना कि उस समय हालात क्या थे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में इवॉल्व नहीं होता, हर चीज ट्रांसफॉर्म होती है और समय लगता है ट्रांसफॉर्मेशन होने में। एक व्यक्ति के भी ट्रांसफॉर्मेशन होने में या किसी भी चीज के ट्रांसफॉर्मेशन होने में एक बहुत बड़ा समय लगता है। तो इसलिए हमारा संविधान कैसे बना है, इवॉल्व कैसे हुआ, इसके लिए उसकी हिस्ट्री समझनी जरूरी है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। फीचर्स, हमारे संविधान में फीचर्स क्या है ये जानना जरूरी है। संविधान के संशोधन कैसे किए जाते हैं, कब कब संविधान में संशोधन हुए हैं, वो संविधान संशोधन कितने सही थे, कितने गलत थे, ये सारी चीजें पढ़ना है। सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हर एक संविधान का एक मूलभूत ढांचा होता है, हर एक घर भी है, अगर उस घर के अंदर एक बेसिक चीजें होनी चाहिए, बेसिक लॉज होने चाहिए जिसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मान लेते हैं कि घर पे एक सिस्टम है कि ये पर्टिकुलर चीज इस टाइम पे ही होनी चाहिए और ये बहुत प्रीरिक्विजिट चीजें हैं, तो उसको अगर आप चेंज कर दीजिएगा तो वो घर ध्वस्त हो जाएगा। सिमिलरली बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का वो हिस्सा होता है जिसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से या अगर उस पर डेंट पड़ जाए तो पूरा संविधान कोलैप्स कर सकता है। और संविधान कुछ और नहीं है, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका सबसे मेन और सोल पर्पस होता है उस देश के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना। उस पर भी हम बात करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे या इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। वो भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि आखिर संविधान क्यों लिखा गया, क्या जरूरत पड़ी थी
और अगर ये संविधान जरूरत पड़े सिर्फ रूल और रेगुलेशन है, तो ये रूल रेगुलेशन आखिर करता क्या है, इसका पर्पस क्या है? देश चलाना है। अगर प्रधानमंत्री के लिए कोई रूल और रेगुलेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोई रूल और रेगुलेशन है, आखिर वो पर्पस क्या सर्व करना चाहता है, वो रूल रेगुलेशन से होगा क्या, ये हम सब समझेंगे। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर, तो जब आप प्रीलिम में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे एसोसिएटेड, अगर आप इसकी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रीलिम एग्जामिनेशन में भी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से क्वेश्चन होंगे, इवोल्यूशन से क्वेश्चन होगा, फीचर से होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होगा, ये सब चीजों से क्वेश्चन होगा। इसलिए मेंस के सिलेबस को बहुत ध्यान से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम को क्रैक करने की बढ़ जाएगी। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कार्य क्या है और जिम्मेदारियां क्या है। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत फर्क होता है। एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन अगर उस कंपनी का मालिक है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, वो उनके कुछ कार्य भी हैं, ये नहीं कि बस कार्य कर दिया, उस कार्य के प्रति उनकी अपनी एक जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी पढ़नी है। इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, आपको भी पता होना चाहिए कि भारत देश एक फेडरल स्ट्रक्चर से गवर्न करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन के साथ हमारा स्टेट भी है। इन राज्य और सेंटर के बीच में जो संबंध है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। और उस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वर्ड, सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, क्या इश्यूज हैं उस पर्टिकुलर फेडरल स्ट्रक्चर में, क्या चैलेंजेस बार बार आ रहे हैं, उन सब चीजों को भी पोस्टमार्टम करना है, समझना है। ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, हमने कौन से पावर, संविधान ने कौन से पावर सेंटर को दे रखे हैं, कौन से पावर स्टेट को दे रखे हैं, कौन से पावर हमने पंचायती राज को दे रखे हैं। सबकी अपनी अपनी पावर है, सबकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन है, इसको भी समझना है। इसलिए बहुत जरूरी है एक एक चीज को क्लियरली समझना, जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी पावर किसके हाथों में है, किसके पास है। और ये नहीं समझ में आएगा तो हमेशा क्लैश होने की सिचुएशन है और कोई किसी को भी ब्लेम कर रहा होगा। घर के अंदर भी अगर एक कोई काम हमने फादर को दे रखी है और कोई काम मदर के पास है, और क्लियरली सभी बच्चों को, दोनों बच्चों को या 4 बच्चे जितने भी बच्चे हैं, सबको अगर क्लियरली ये पता है कि ये फंक्शन पापा का, ये फंक्शन मम्मी का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी का है, तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चा किसी भी चीज के लिए उल्टा रिस्पॉन्सिबल किसी और को नहीं ठहराएगा, वो उसी से जवाब पूछेगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि किसके पास कौन सी पावर है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कि पावर को हमने कैसे ये क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया है, कैसे हमने पावर को अपने सब ऑर्डिनेट जो ऑर्गन्स हैं उसको हमने डाइवल्यूट कर दिया है, डिवॉल्व कर दिया, उसको हमने दे दिया है। फाइनेंसेस क्या है लोकल लेवल पे, और क्या क्या चैलेंजेस डे टू डे हम लोग देख रहे हैं हमारे पॉलिटिकल अरेना में। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, जैसे आपको भी पता है कि किसी भी गवर्नेंस की तंत्र जो होती है उसके अंदर होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, करेक्ट। इन सभी के बीच में एक सेपरेशन होना जरूरी है, ठीक है। और हमारे देश में आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो भी हमारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो सरकार का भी हिस्सा होते हैं, वही लोग सरकार भी बनाते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स की अपनी अपनी एक सेपरेट फंक्शन है, उसे हमें सेपरेट रखने की जरूरत है। तो वो सेपरेशन भी हमें समझ में आना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, जिससे डिस्प्यूट कम रहे, उसको रिड्रेस कैसे किया जा सके। आए दिन हम देखते हैं कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लैश होता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हमने देखा कि एक क्लैश देखने को मिलता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं था, 2013 के बाद इसको ऐड किया गया है कि हमें सिर्फ अपना संविधान तो नहीं पढ़ना है, कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिसके संविधान बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे भी हमें पढ़ना है। पाकिस्तान का नहीं पढ़ना, बट हमें यूएसए का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इन सभी कंट्रीज, रशिया की, इन सभी कंट्रीज की जो संविधान है, मेजर कंट्रीज की संविधान है, उसको भी पढ़ना है कि ये उसके कंपैरिजन में हमारा संविधान किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके प्रोविजन और हमारे प्रोविजन में क्या फर्क है। ये सब चीजें जानना, जिससे हमें एक आइडिया मिलते रहे समय के साथ साथ कि हमें अपने देश के संविधान को किस ओर लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है।
ज़रूरी है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आपको भी पता है कि कानून बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए या संविधान में संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कानून बनाती है केंद्र सरकार के लिए, सेंटर जहाँ पे उनकी जुरिडिक्शन है। राज्य सरकारें अपने असेंबलीज में कानून बनाते हैं उस राज्य के लिए। वो कानून कैसे बनता है, उनके पास पावर क्या होती है, किस तरीके से पूरा पार्लियामेंट रन करता है, डे टू डे वहाँ पे कैसे डिबेट्स होते हैं, लॉ कैसे पास होते हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर कैसे है, फंक्शनिंग कैसे है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा है, पावर और प्रिविलेज क्या है, जो मेंबर है वहाँ पे उनके पास क्या पावर है, उनके पास क्या प्रिविलेजेस है, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। और क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। बहुत सारे इश्यूज से हमारा पार्लियामेंट, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धरना प्रदर्शन होता है, बहुत बॉयकॉट होती है, डिस्कशंस नहीं होते, डिबेट नहीं होते। ये सब चीज़ें एक इश्यूज के अंदर आता है। उन इश्यूज को भी हमें ध्यान से देखना है, उसकी भी पोस्टमार्टम करनी है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमें एग्जीक्यूटिव कैसे, यानी भारत सरकार कैसे काम करता है, राज्य सरकारें कैसे काम करती है, हाई कोर्ट कैसे काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो सब कुछ पढ़ना है। सेंट्रल, जब हम सरकार एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव जब बनती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कैसे है। आप देखिएगा, क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेशर ग्रुप यानी एनजीओज और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे एडीआर हो गई, कैसे सरकार पे एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि वो संविधान के तहत ही अपने पावर को रिस्ट्रिक्ट रखे, लिमिटेड रखे, देश को आगे चलाए, पॉलिसीज बनाए। इसके लिए एक प्रेशर ग्रुप है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं, और उनका हमारे पॉलिटी के अंदर, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी राज्य व्यवस्था के अंदर क्या रोल्स हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जब इलेक्शंस होती है तो भारत के संविधान में इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस हैं। इलेक्शन कंडक्ट, जब इलेक्शन होने लगते हैं तो उस समय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन्फोर्स हर समय रहता है। इसके आधार पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके रिजल्ट पब्लिशिंग होती है, डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमें जितने भी संवैधानिक पद हैं, पावर है, फंक्शन है, जैसे यूपीएससी खुद जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो एक संवैधानिक निकाय है, उसकी अपनी पावर है, उसकी अपनी फंक्शंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको लेकर के आए दिन न्यूज़ है। न्यूज़ में आप देखते हैं कि हर समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ होते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहा है, उसकी सुपरिटेंडेंस कर रहा है, उसको फेयर एंड तरीके से कंडक्ट करा रहा है या नहीं करा रहा है। ये न्यूज़ में आपको दिखता है, न्यूज़ आर्टिकल्स में आप पढ़ते हैं। उसके बारे में भी हमें जानना है कि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो वर्क कैसे करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अलावा स्टैच्यूटरी बॉडीज़ आती है, जैसे नीति आयोग, बहुत सारे बॉडीज़ हैं। नीति आयोग तो स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, बहुत सारे बॉडीज़ हो गए। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ काम करती है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, ये सभी स्टैच्यूटरी बॉडीज़ है। रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हमारे पास है, ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ भी बहुत सारे हैं। हम सभी बॉडीज़ को पढ़ना है एक एक करके। सरकारें पॉलिसी कैसे बनाती है, इंटरवेंशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स में कैसे काम करती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एटसेट्रा। डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सरकार का काम क्या है, एनजीओज किस तरीके से काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम करती है, एसोसिएशन कैसे हैं, जैसे पब्लिक ट्रस्ट कैसे काम करते हैं, डोनर्स कौन है, इलेक्शन में डोनेशन कैसे दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और किसी भी एक देश के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जितने भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ना है कि उनके लिए सरकारें वेलफेयर स्कीम क्या लेकर के आ रही है, क्या लेकर के आना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये सभी चीज़, उन स्कीम्स का फ़ायदा कहाँ तक पहुँच रहा है, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। मैकेनिज्म क्या है, कानून क्या है, किस बॉडी है, कौन सी बॉडी हमने गठित की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जेंडर बैलेंस को भी हमें देखना है, विमेन कैंडिडेट्स के बारे में भी बात करना है, इन कि समाज के और सरकार के पॉलिटिकल या राज व्यवस्था के अंदर विमेन का भी पार्टिसिपेशन उतना ही रहे जितना
एक मर्दों का पार्टिसिपेशन होता है। सिमिलरली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी सेक्टर्स के बारे में भी हमें देखना है। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, पॉलिटी का भी पार्ट है, इसे भी हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ई गवर्नेंस क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हमें गवर्नेंस के अंदर पढ़ने। आप इंपॉर्टेंट क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज के अंदर जो रोल्स हैं सिविल सर्वेंट्स के, उसे भी एग्जामिन करना है, उसको भी डिटेलिंग्स में पढ़ना है, या जो भी न्यूज़ इनसे रिलेटेड आ रही है। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा कि कैसे आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाया जाता है यूपीएससी के सिलेक्शन में, कैसे सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स जो हैं वो राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, अपॉइंटेड हैं, और उनका काम का इवैल्यूएशन किस तरीके से, तो हमें पूरे गवर्नेंस के अंदर ये सभी चीज़ें पढ़नी है। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, ये बेसिकली आईआर का पार्ट है, यहाँ से आईआर शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल एंड नेबरहुड के साथ रिलेशन किस तरीके से, बायलैटरल एंड ग्रुपिंग्स क्या है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया वीडियो में। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रही है देश दुनिया में, उसका असर इंडिया पे क्या पड़ रहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। सेम चीज़ हिंदी में है, हिंदी में लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया हिंदी में, ये सिलेबस लगाया हुआ है जो ऊपर डिस्कस किया हमें। अब जब आप सिलेबस को बहुत ध्यान से समझ लिए हैं कि सिलेबस में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में क्रूशल है, उसको पढ़ना है, तो थोड़ा सा अब हम एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। एग्जाम का हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लिया, प्रीलिम एग्जाम है, मेंस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम का सिलेबस देख लिया, मेंस का सिलेबस देख लिया। अब हम समझना है कि एग्जाम प्रीलिम और मेंस कैसे इंटीग्रेटेड है, किस तरीके से क्वेश्चन डायनेमिक्स तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन स्टैटिक तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसको टैकल कैसे करना है और अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सो दिस इज द थर्ड सेगमेंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बुक्स के बारे में। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें कि एक एस्पिरेंट जिसने डिसाइड कर लिया है कि मैं फुल फ्लेजेड तैयारी में आना चाहता हूं या तैयारी करना चाहता हूं, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो 1 साल का समय लगेगा अपने आप को तैयार करने में। मैं क्लास में हमेशा एक बात बोलता हूं, एग्जाम्स उसका नहीं निकलता है जो तैयारी करते हैं, एग्जाम्स हमेशा उसका निकलता है जो तैयार होते हैं। आपको अपने आप को तैयार करना है इस एग्जाम के लिए, और जितने भी आप एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या अचीव करना अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसकी तैयारी, क्योंकि फॉर्म आ गया तैयारी करने उठ गए, इसे तैयारी करना कहते हैं। अपने आप को तैयार रखना है, उसके लिए तैयारी करनी है। एग्जाम्स हो ना हो, जब हो, आप तैयार हैं, और जब आप तैयार हैं चांसेस आर वेरी हाई कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको खुद को तैयार करना है उस एग्जाम के लिए। अगर आप तैयार हैं उस एग्जाम के लिए, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका सिलेक्शन होगा। तैयारी जब करने जा रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। किसी भी चीज में, कोई भी चीज ओवरनाइट खड़ा नहीं होता, ना कोई बिजनेसेस खड़ी होती है, ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन एक दिन में होती है, ना कोई फैमिली स्ट्रक्चर एक दिन में रोबुस्ट होता है, और ना ही देश का सिस्टम एक दिन में ओवरनाइट रोबुस्ट होता है। ये सबकी जिम्मेदारी होती है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं। आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेक होल्डर हैं, हम तैयारी करा रहे हैं तो हम एक स्टेक होल्डर हैं। आपको और हमें दोनों को मिल करके इस एग्जाम की तैयारी, यानी आपको तैयार करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें समय कितना लगेगा। ऑन एन एवरेज एक फुल फ्लेजेड तैयारी करने में 1 साल का समय लगेगा। बहुत सारा डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट्स की अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितना आउटकम निकाल के लेकर आ पा रहे हैं अपनी परिस्थितियों पे। हर एक एस्पिरेंट की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, और ये बात बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं समझते हैं। हर एक एस्पिरेंट का बैकग्राउंड अलग है, हर एक एस्पिरेंट किसी अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई कहीं पीछे से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सबका अपना अपना एक अलग बैकग्राउंड है, सबके अपने अपने एक संघर्ष है। कोई बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो कोई बहुत ही गरीब वर्ग के परिवार से बिलोंग कर रहा है,
जो स्ट्रगल कर रहा है। सबकी रास्ते अलग है, सबकी जर्नी अलग है। स्टडी प्लेक्सिटी भरोसा देता है हमेशा इस चीज का कि हम लोग एटलीस्ट इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेंट इटसेल्फ। जब तक एस्पिरेंट्स को नहीं समझ पाए अगर एज अ फैकल्टी, तब तक हम उसे तैयार नहीं कर पाएंगे। जब तक एस्पिरेंट खुद को ना समझ ले, वो खुद को तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक एस्पिरेंट की कैपेबिलिटीज को समझा जाए, उसे भी समझ आए वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका एक लंबा सा जर्नी कैसा रहा है, ये सब समझना जरूरी है। क्योंकि सबके अकॉर्डिंगली ही एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का अपना आप को तैयार करने का एक टाइम फ्रेम डिसाइड होगा। किसी के लिए वो 1 साल हो सकता है, तो किसी के लिए वो 2 साल हो सकता है। जो डेडिकेटेड है, ज्सकी बैकग्राउंड सही है, जिसके अपने जिन्होंने पढ़ रखा है, जिसके पास किसी प्रकार का ज्यादा संघर्ष नहीं है, उनके लिए 1 साल का समय है अपने आप को तैयार करने का। जिनके पास एडिशनल जो थोड़े पीछे हैं, वहां से वो उठ करके जंप ले करके आ रहे हैं, जो एकदम इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए हो सकता है 1.5 साल से 2 साल का भी समय लग जाए। सो दैट डिपेंड्स ऑन। मैं अगर ये कह दूं कि 1 साल का समय लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक एस्पिरेंट का अपना समय लगेगा खुद को तैयार करने में, तो ये होगा। बट मैं ऑन एन एवरेज एक मान के चल रहा हूं कि हाँ, अगर एक एवरेज लिया जाए दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट या जितने भी मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है उसको कंबाइन करके, तो मोर और लेस 1 साल में वो स्टूडेंट खुद को तो तैयार कर लेगा। 1 साल के बाद एग्जाम जो भी होंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए 1 साल होगा। अगर वो डेडिकेटेड हो करके अपना जीवन का 8 घंटा, अपने हर एक दिन का 8 घंटा 10 घंटा अगर उस पर फोकस कर रहा है, तो 1 साल के अंदर वो अपने आप को तैयार कर लेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के तीनों फेजेस को क्लियर करने के लिए। इतनी बात तो ऑन एन एवरेज सही है। बाकी फैक्टर्स अलग अलग हैं, तो दैट डिपेंड्स करता है कि किसी को थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। मैंने जो प्लान बनाया है वो ऑन एन एवरेज 1 साल का है। 1 साल में आप अपनी तैयारी अगर आप शुरू करने जा रहे हैं कि हाँ हम यूपीएससी को शुरू करने जा रहे हैं, तो हमने देख लिया एग्जाम का पैटर्न कैसा है। सिलेबस में इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, इसको अच्छे से डिटेल में समझा है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या क्या है। इसको और डिटेल में समझेंगे जब क्लासेस एक एक करके आगे बढ़ेगी, चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगी। जब आप सिलेबस को 1 बार नहीं 10 बार देखेंगे और साथ में जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ सिलेबस देखेंगे, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक एक वर्ड एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, एक एक वर्ड में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजों को कवर करना है, ये सारी चीजें। तो एक स्टेज वाइज आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर आज आप एकदम तैयारी करने आए हैं और इससे पहले आपने तैयारी नहीं की है या फिर आपने करी है एक यूं ही जनरल वे में, तो सबसे पहले तैयारी करने का तरीका है कि आप बुक लिस्ट को देखें। कुछ फाउंडेशनल बुक है जो आपको एक एसेट बनाने के लिए उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। वो फाउंडेशनल बुक है जो आप 3 महीने के अंदर ऑन एन एवरेज, किसी को 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, किसी को हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, बट ऑन एन एवरेज 3 मंथ का एक फाउंडेशन प्लान है। आप अपनी बुनियाद बनाइएगा, तभी जाकर के उसके ऊपर घर खड़ा होगा। क्योंकि यूपीएससी एज अ एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट है। लेकिन जो लोग इसे बहुत अच्छे से समझ के कर रहा है उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो अपने आप में काफी डायनेमिक है, इसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है एक एस्पिरेंट को कि अपनी फाउंडेशन तैयार कर ले। अगर फाउंडेशन तैयार होगा तो उसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक्स कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने जाइएगा तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं कि एडवांस स्टूडेंट भी होंगे और एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट भी होंगे। जो एडवांस स्टूडेंट हैं उनके लिए सजेशन है कि आप 11 क्लास और 12 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जनरल उन्होंने अपना बस बैकग्राउंड अपना पढ़ के रखा हुआ है, 10 12 और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनका अगर सब्जेक्ट नहीं है
जनरल स्टडीज से संबंधित, मान लेते कोई इंजीनियरिंग में है या एटसेट्रा, उनके लिए सजेशन है कि वो सबसे पहले 9 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करे, 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी। जब वो 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी, और बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी, आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान शब्दों में एक ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, राज व्यवस्था के बारे में समझाया गया है, बहुत ही लेमन एग्जाम्पल्स के थ्रू। जिस एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही है ऑलरेडी। तो क्लास 9 और 10 की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है बुक, वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। डेमोक्रेसी, इसलिए बोल रहा हूं, जनता को डेमोक्रेसी जो पता है, एक सिटीजन जो आप पॉलिटी पढ़ के जो डेमोक्रेसी आपको समझ में आएगा, आपको जिस दिन आप डेमोक्रेसी एनसीईआरटी से पढ़िएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि जो हम अभी तक सुनते आ रहे थे डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। सिमिलरली जो अधिकार आप सुन रहे हैं वो अधिकार से अलग कुछ अधिकार है। फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, फेडरलिज्म क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है फेडरलिज्म, संघवाद क्यों जरूरी है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है भारत देश के आजादी के बाद, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो आज के डेट में इलेक्शंस लड़ती है, कंडक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और सरकार बनाने का काम करती है। आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे ही आप इसको कवर कीजिएगा, आपको पढ़ना है क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। मोस्ट क्रिटिकल एनसीईआरटी है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा, आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी, उसकी डिटेलिंग समझ में आएगी। लेकिन इसको जब आप पढ़िएगा तो इससे आपको संविधान के बारे में एक समझ मिलेगी कि हमने जो पढ़ा डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी के लिए जो संविधान है वो कैसे काम कर रहा है, जो हमने अधिकार पढ़े उसके लिए हमारा संविधान क्या बोलता है। ये सारी चीजें आपको 11 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेगी। और इन एनसीईआरटीज को एक बार नहीं पढ़ना है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार आपको समय मिले आप इसे पढ़िए। एटलीस्ट 6-7 बार, 4 बार तो बिल्कुल पढ़िए इसको, थॉरोली, ध्यान से, रुक करके, समझ करके। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटिकल थियोरी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बहुत जरूरी है। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमारे देश में किस तरीके की पॉलिटिकल थियरीज हैं, जो हमारे पूरे देश दुनिया में पॉलिटिकल थियरीज क्या चलती है, और भारत में पॉलिटिक्स कैसी है। इंडिया पॉलिटी नहीं, भारत में पॉलिटिक्स कैसी है आजादी के बाद। हमारी राजनीतिक पार्टियों ने किस तरीके से आजादी के बाद सरकारें बनाई है, देश को रन किया है, इसके बारे में आपको एक हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए आप ये पढ़ी, ये आपको समझ में आएगा क्लास 12th की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप न्यू पढ़ना है, ये सभी न्यू एनसीईआरटी का पार्ट है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका बेस बन जाएगा, आपका फाउंडेशन बन जाएगा, तब आपको उठाना है बाइबल इंडियन पॉलिटी की। सो दैट इज एम लक्ष्मीकांत। ये पढ़ना बहुत स्किप भी करते हैं बहुत स्टूडेंट जो थोड़े से एडवांस्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं अगेन एवरेज की बात कर रहा हूं। इसको आपको पढ़ना है थॉरोली, 2 से 3 बार, ये सभी के पास होना चाहिए। पढ़ लीजिए। जब आप बहुत वेटरन हो जाएंगे तब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत मोनोटोनस जैसा साउंड करने लग जाएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, सो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेलिंग्स अगर आपको समझना तो फिर आपको और बुक्स उठाने पड़ेंगे। लेकिन एम लक्ष्मीकांत बाइबल है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो पॉलिटी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। इसको पढ़िए, 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, थॉरोली पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़िए। इसके साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट बुक भी पढ़ना है। जब आपका एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ लेते हैं, आप पूरे देश के संविधान, और वो संविधान को ही एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमेटिक वे में, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लक्ष्मीकांत के अंदर लिख दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ मेरा रिकमेंडेशन है संविधान की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट बुक, जो बुक है वो आप रखिए अपने पास। एकदम कोई कमेंटेंट्री नहीं, कुछ नहीं, प्योर कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो पीडीएफ में आपको रखना है, पीडीएफ में रखिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन
जो संविधान में लिखा है इसकी समझ भी होनी चाहिए। तो संविधान आप अपने पास तो रखिए, और संविधान एक ऐसा बुक है जो बहुत ही सेक्रेड बुक है, पवित्र बुक है। तो घरों में भी संविधान की एक कॉपी हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए। तो एक संविधान की ओरिजिनल बुक जो है वो आप किसी भी पब्लिकेशन से ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस बुक को अपने पास रखिए। लक्ष्मीकांत पढ़ लिए। सप्लीमेंट बुक में सुभाष कश्यप की बुक है। इस स्टेज में आपको सुभाष कश्यप की बुक पढ़नी है। सुभाष कश्यप की टोटल 3 बुक है, आर पॉलिटिकल सिस्टम, आर पार्लियामेंट, करेक्ट, एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 बुक आपको पढ़ने हैं। 3 बुक में आप आर पार्लियामेंट, आर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आप एडवांस स्टेज पे पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे आप आर पार्लियामेंट पढ़ सकते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, कि आपके इंस्टीट्यूशन की एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपका पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है और हमारा संविधान कैसे वर्क करता है। ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको रेफर करना चाहिए, इसको कीजिए, एटलीस्ट 1-2 बार तो देख लीजिए। 3 महीने में आप जब ये कवर अप कर लेते हैं तब आप मूव कीजिए एडवांस्ड रीडिंग पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाइए जहां पे आप गवर्नेंस, पॉलिटी जब कंप्लीट हो जाए तो फिर गवर्नेंस की ओर आगे बढ़िए। जब आप नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे तो हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल डेप्थ पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं। इसमें से मैं सभी बुक पढ़ने नहीं कहूंगा आपको, कुछ बुक्स को पढ़िए, कुछ बुक्स को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप की बुक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ लिया, इस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी बसु बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है अच्छी बुक, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप बहुत ज्यादा क्वालिटी में मास्टरी करना चाहते हैं तब इस बुक को आप उठाइए। अदरवाइज अगर आपने सुभाष कश्यप पढ़ लिया, इस बुक को आप थॉरोली स्किप कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक बुक है सुभाष कश्यप की, दैट इज आर पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपको पढ़ना जरूरी है। ये आप पढ़िएगा तो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सुभाष कश्यप की 3 बुक है, तीनों बुक को आप पढ़िए। 2 बुक आप थॉरली 1-2 बार पढ़िए, लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम को 3-4 बार आप पढ़िए, 5 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं कोशिश कीजिए इसको पढ़ने का। इससे आपको बहुत एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपके देश के पॉलिटिकल जो पॉलिटी है उसके बारे में, उसको समझने के बारे में, और मेंस में उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जब आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि वो न्यूज़ आर्टिकल किस तरीके से बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है, अगर आप सुभाष कश्यप की आर पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ करके रखे हुए हैं तो। अशोक कुमार की एक बुक आती है द लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज इंडिया। ये आप थॉरली जब क्लास कर रहे हैं, हम लोग तो कराते ही हैं अपने वीडियोस में, या हम अपने क्लास में ऑफलाइन क्लासेस में भी कराते ही हैं। सारे जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो तो कराते ही हैं जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, मगर ये जजमेंट आपके पास होना चाहिए जिसको आप थॉरली उठा करके कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। अगर ये है तो ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। जब आप ये पढ़ लेते हैं तो आते हैं गवर्नेंस की बात। तो इंडियन पॉलिटी कंप्लीट है, गवर्नेंस। गवर्नेंस जब आप पढ़ते हैं तो गवर्नेंस में लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक आती है, आप या तो ये पढ़िए या तो एम कार्तिकेयन की बुक है, इन दोनों में से कोई आप एक पढ़िए, कोई एक ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ जो पॉइंट्स, कुछ जो सब चैप्टर्स है वो इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन होगा, अगर आप गवर्नेंस की बुक उठाना चाहते हैं तो आप एम कार्तिकेयन की बुक उठा सकते हैं, आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी। लेकिन गवर्नेंस सिर्फ इस बुक से पढ़ लेने से गवर्नेंस कंप्लीट नहीं होगा, दैट ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। गवर्नेंस इन दोनों बुक में सिर्फ पढ़ लेने से आपका गवर्नेंस कवर नहीं होगा। इसके लिए आपको और डिटेलिंग्स में जाना होगा और चीज़ें समझनी होगी बहुत ही ध्यान से। तो जो गवर्नेंस की क्लास होती है मेरी, वो जब आप उसको फॉलो अप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बुक को आप पढ़ लीजिए, आप एस्पिरेंट्स इसको पढ़ें, उसके बाद आप जब क्लास अटेंड करेंगे या क्लास को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस के कितने मल्टीपल डायमेंशंस हैं, किस अलग एंगल में है जो बुक में मेंशन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज, जब ये सेगमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाती है, जब आप एडवांस्ड लेवल पे चीजें पढ़ लेते हैं, तब आती है चीजें इंटीग्रेशन करने का। क्या इंटीग्रेशन? 2 चीजें। पहला है पीटी प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन का इंटीग्रेशन।
इन दोनों के इंटीग्रेशन से आप अपनी तैयारी को और रोबुस्ट करेंगे। पहली इंटीग्रेशन। दूसरी इंटीग्रेशन है कि जो आपने फाउंडेशन पढ़ा है अभी तक, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, इसको जो आज की डायनेमिक्स है, जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ कैसे उसको लिंकेज करेंगे, ये आता है थर्ड स्टेज में, जो सबसे क्रूशियल फेज है, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। वो दो स्टेज तक जाकर के आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक फाउंडेशन बिल्डअप होगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेंस में सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, इस स्टेज की प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करने की जरूरत है। इस स्टेज पे सबसे ज्यादा हेल्प आपको स्टडीप्लेक्सिटी करेगा, पहली चीज। दूसरा है, आप अपने डे टू डे जो तैयारी है, प्रिपरेशन की जर्नी में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, वहां पे ये चीज हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेली न्यूज़पेपर आर नॉन नेगोशिएबल। आपको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर दिन। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दोनों में से जो भी आपको पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर को उठाइए, उसको थॉरोली पढ़िए अच्छे से। स्टडीप्लेक्सिटी इस चीज में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। स्टडीप्लेक्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर दिन टेलीग्राम के चैनल पे स्टडीप्लेक्सिटी की डेली न्यूज़पेपर कंपाइलेशन विथ की टेकअवेज एंड इंफोग्राफिक्स के साथ आप तक डिलीवर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, वो ले रहे हैं। एक फीडबैक जो है स्टूडेंट्स का, वो काफ़ी बेहतरीन रहा है हमारे इस इनिशिएटिव के साथ, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट हमने बनाया है वो आपके न्यूज़पेपर की रीडिंग को थ्रू आउट क्या करेगा, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों बता रहा हूं, आप बोलेगा ऐसे क्यों भाई? नहीं, न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं किया गया। एक न्यूज़पेपर जब एक एस्पिरेंट उठाता है, उसको देखता है, सबसे पहली कंफ्यूजन आती है कि कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े। इसको लेकर के क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहीं जाकर के चेक करते हैं कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, आज के टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं या कहीं देखते हैं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस पे क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद वो उठाते पढ़ते हैं। कुछ लोगों को अपनी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि वो खुद से सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ में आता है। हमने उन्हें टॉपिक नहीं बताया। हमने इस पूरे करंट अफेयर के कंपाइलेशन में क्या किया, सॉरी, डेली करंट अफेयर के कंपाइलेशन में, न्यूज़पेपर के कंपाइलेशन में हमने क्या किया है, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है उसके आर्टिकल को सीधा न्यूज़पेपर से उठा करके हमने पेस्ट कर दिया है। विथ कर्टसी हमने दे दिया है न्यूज़पेपर का कि द हिंदू का न्यूज़पेपर है ये न्यूज़ आर्टिकल। अगर आपको वही न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है, आप इसे उठाइए, आप इसी पर्टिकुलर पीडीएफ से उस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको मार्क करके रख सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि नहीं, हमें एकदम एग्जैक्ट जो न्यूज़ आर्टिकल था, हमें पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है या पूरा एडिटोरियल पढ़ना है, आप पूरा एडिटोरियल पढ़िए। आपके पास वो एडिटोरियल भी वहीं पे है। इससे क्या है, आपके पास, आपको न्यूज़पेपर नहीं खरीदना है, आपको न्यूज़पेपर के पैसे बचेंगे। दूसरा है, जब आप वो पढ़ लिए, कुछ एस्पिरेंट्स को दिक्कत आएगी कि हम एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कहना चाहता है। उसको लेकर के एक इन्फोग्राफिक बनाया हुआ है, उस इन्फोग्राफिक को देख करके पिक्चर फॉर्म में है, उस पर राइटअप्स भी हैं। उसको जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में, आपको सैंपल दिखाऊंगा, अभी जस्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल का एक इन्फोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो उसको देख करके एक एवरेज स्टूडेंट भी आराम से समझ जाएगा कि वो आर्टिकल क्या कहना चाहता था। ठीक है, इसके बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं इस आर्टिकल से, वो भी काम हमने आपके लिए करके दे दिया है कि जो नोट्स है की टेक अवेज की पॉइंट है कि वो 4, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जो भी पॉइंट्स वहां से निकल के आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहीं पे मेंशन कर लेना है, कहीं पे उसको लिख लेना है। वो की टेक अवेज में वो लिखा हुआ है कि दिस आर द 4 पॉइंट और 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी। ये जरूरी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर न्यूज़पेपर है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हर दिन अपलोड होता है,
आप वहाँ से उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी प्लेक्सिटी IAS के टेलीग्राम चैनल को। दूसरी चीज़ है, जब आप जा रहे हैं तो आपकी सरकारें बहुत सारे बिल्स लेकर के आती है, ठीक है। संविधान के संशोधन के बिल होते हैं, नॉर्मल बिल्स होती है, एक्ट्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो सब लेकर के आती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। आप PRS के वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, वहाँ आप उसको फॉलो अप करते रहना है, वहाँ पे बिल्स को ट्रैक करना है, लेजिस्लेटिव जो एनालिसिस है उसको ट्रैक करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की रिपोर्ट बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या कोई भी कानून लेकर के आता है तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है कि उसको देखेगी कि सही है या नहीं है, या इसको लागू किया जाए या मॉडिफाई करके लागू किया जाए। तो उस कमेटी की रिपोर्ट होती है। मान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे रामनाथ कोविंद की कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की है, वो रिपोर्ट आप ओरिजिनली पढ़ सकते हैं या उसका एक जिस्ट पढ़ सकते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या क्लासेस में भी उसको डिस्कस किया जाता है, वो आप साथ में पैरेलली देखेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको ARC रिपोर्ट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड ARC रिपोर्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से गवर्नेंस, स्पेसिफिकली गवर्नेंस की बात करें, जो मेंस आंसर राइटिंग में गवर्नेंस का पार्ट है वो यहाँ से कवर अप होता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है। और PIB और मिनिस्ट्री रिपोर्ट जो आती है वो आपको देखते रहना है कि कोई भी नई नोटिफिकेशंस आई है सरकार की तरफ से, किसी भी चीज़ पे बात आई, जैसे फॉर एग्जांपल संचार साथी पे आई तो वो PIB पे आपको दिखेगा, या कोई भी डायरेक्शंस सरकार की तरफ से आती है वो आपको दिखेगा। ये सारे चीज़ों पे आपको अपडेटेड रहना है। यहाँ पे जब आप ये सेगमेंट कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे मेंस और प्रीलिम दोनों इंटीग्रेटेड है। हमने तो एक डायनामिज्म की बात कर ली कि आज के टॉपिक्स को आप स्टैटिक जो अपने फाउंडेशनल में पढ़ा है उसको कैसे आप इंटीग्रेट करके रखेंगे। दूसरा इंटीग्रेशन की जो मैंने बात करी कि प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन अब बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, दोनों इंटीग्रेटेड है। और इसको अप्रोच कैसे करना है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन है, यह है 2025 का जो प्रीलिम एग्जामिनेशन हुआ था UPSC का, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द विच ऑफ द रेटिफिकेशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर आर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जब आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संविधान में संशोधन होता है और संशोधन 3 प्रकार से होता है। कुछ संविधान संशोधन होते हैं जिसको संविधान संशोधन माना भी नहीं जाता है, जैसे आर्टिकल 2 और 3 में अगर चेंजेस करने हैं तो उसको संविधान संशोधन हम नहीं मानते हैं। सिमिलरली कुछ संविधान संशोधन है जिसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे संविधान के प्रोविजंस में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन, 51% स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी होती है, उनकी मंजूरी भी जरूरी होती है विद अ सिंपल मेजॉरिटी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट 1 में अगर हमें अमेंडमेंट करना है 7 शेड्यूल, तो क्या उसके लिए स्टेट से रेटिफिकेशन कराना होगा? क्या स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को चेंज करना है या बढ़ाना है या घटाना है? तो क्या उसके लिए हमें स्टेट की में 51% रेटिफिकेशन कराना जरूरी है, मंजूर कराना जरूरी है? गवर्नर के ऑफिस में अगर हमें चेंज करना है तो क्या यहाँ पे रेटिफिकेशन कराना जरूरी है? तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहीं से इसका आंसर भी आ जाएगा। बट वहीं हम अगर बात करें मेंस की, मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? डिस्कस द रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्पीकर से रिलेटेड, संविधान संशोधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है वो डिटेल में है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर पूछ ली जाएगी प्रीलिम में, कैसे अपॉइंट होते ये पूछ लिया जाएगा, कब रिमूव किया जाता ये पूछ लिया जाएगा, कैसे होता वो पूछ लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट्स में स्पीकर को लेकर के क्या कहा गया ये प्रीलिम में पूछ लिया जाएगा। लेकिन मेंस में क्या पूछा जा रहा है? डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनके रोल्स के बारे में पूछा जा रहा है, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी, कितना न्यूट्रल रहना है, इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क,
एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए क्या जरूरी है करना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ प्रीलिम और मेंस दोनों चीज इंटीग्रेटेड है। एक में आपको लिखना है इन डिटेल्स और एक में आपको उसके प्रोविजंस को डिकोड करके उसके आंसर्स लिखने हैं। ये है प्रीलिम एंड मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से स्टार्ट करके कर सकते हैं। आपको तैयार करने के लिए स्टडीप्लेक्सिटी आपके साथ खड़ा है। सेम इसी पैटर्न में, इसी तरीके से स्टडीप्लेक्सिटी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जब आप करते हैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में आपको एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक साथ की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ के लिए स्टडीप्लेक्सिटी को आप अपना एक ऑप्शन, अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन, पूरे सोच समझ के आप एक अपना चॉइस का ऑप्शन बना सकते हैं। बाकी मैं अभी एक नेक्स्ट स्लाइड लगाऊंगा। उस नेक्स्ट स्लाइड में हम जो टेलीग्राम पे हमारा न्यूज़पेपर की एनालिसिस है, जो हम लोग करंट अफेयर डाल रहे हैं, उसका एक मैं सिनॉप्सिस आपको दिखाता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं। उसको आप देखिए कि किस तरीके से हमने आपके लिए एक काम आसान कर दिया है, जहां पे आप न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर सकते हैं आराम से, विदाउट एनी एफर्ट। और आपका सारा चीज जो न्यूज़पेपर पढ़ने से हो रहा है वो सारा चीज इंटैक्ट यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज